हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा अध्ययन पे आप सभी का स्वागत है। तो हम कर रहे थे चैप्टर पार्ट 4 और चैप्टर 11 कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। और हमारा आज का टॉपिक है प्ले द बिजनेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे फंक्शनल प्ले से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया है PYQ में। और बहुत सारे प्ले है, हम डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन आएंगे इससे। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। यहाँ से देखो, जैसे फिजिकल प्ले for example begins in infancy with apparently aimless rhythmic movement. As gross motor skills improve, preschool exercise their muscles by running, jumping, skipping, hopping, throwing. तो ये आपकी कौन सी मोटर स्किल्स है? ग्रोस मोटर स्किल्स। और बच्चा ग्रोस मोटर स्किल्स से फाइन मोटर स्किल्स की तरफ जाता है। टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस पीरियड एंड इनटू मिडिल चाइल्डहुड। याद रखना, मिडिल चाइल्डहुड में वेरी इंपॉर्टेंट भाई क्वेश्चन पूछा है इससे भी PYQ में। मिडिल चाइल्डहुड में रफ एंड टम्बल प्ले इन्वॉल्व कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व करता है? रेसलिंग, किकिंग, चेजिंग बिकम्स मोर कॉमन। ठीक है, स्पेशली अमंग बॉयज। तो ये पूछे गए हैं, 4 ऑप्शन दे देंगे, रेसलिंग, किकिंग और चेजिंग, और फोर्थ अलग होगा। और ये पूछ लेंगे कि रफ एंड टम्बल प्ले में कौन कौन से चीजें आती है। ठीक है, तो मिडल चाइल्डहुड याद रखना है। पहली चीज रफ एंड टम्बल प्ले कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व करता है? रेसलिंग, किकिंग, चेजिंग। ठीक है, नेक्स्ट कॉग्निटिव लेवल ऑफ प्लेज। अब यहाँ पे देखते हैं, प्रिटेंड प्ले इज वन ऑफ 4 लेवल of play identified by Smilinski as showing increasing cognitive complexity। ठीक है, तो 4 जो लेवल है, फंक्शनल प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, ड्रामेटिक प्ले एंड फॉर्मल गेम्स विद रूल्स। तो जो प्रिटेंड प्ले है इज वन ऑफ 4 लेवल्स ऑफ प्ले। प्ले के जो जितने भी लेवल है उसमें से एक प्रिटेंड प्ले भी है। किसने आइडेंटिफाई किया था? ये स्माइलेंस्की या स्मिलेंस्की। ठीक है, स्मिलेंस्की ने इसको आइडेंटिफाई किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो प्रिटेंड प्ले है ये कॉग्निटिव कॉम्प्लेक्सिटी को इंक्रीज करता है। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे प्ले इसमें आएंगे आपके प्रिटेंड प्ले में। फंक्शनल प्ले, कंस्ट्रक्टिव प्ले, ड्रामेटिक प्ले, फॉर्मल गेम्स विद रूल्स। अब उसके बाद इनके बारे में पढ़ते हैं। सिंपलेस्ट लेवल विच बिगिंस ड्यूरिंग इन्फेंसी। बहुत ही सिंपलेस्ट लेवल पहली चीज। दूसरी, कब बिगिन होती है? इन्फेंसी में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट ही मान लो इसको। तो सिंपलेस्ट लेवल है और इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है, और उस प्ले का नाम है फंक्शनल प्ले, और समटाइम्स इसको लोकोमोटर प्ले भी कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड प्रैक्टिस एंड लार्ज मस्कुलर मूवमेंट सच एज रोलिंग अ बॉल। तो इसमें क्या होता है? बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस होती है मस्कुलर मूवमेंट्स की। ठीक है, जो लार्ज मस्कुलर मूवमेंट्स है वो बार बार रिपीटेड प्रैक्टिस करते हैं, जैसे रोलिंग द बॉल। तो सबसे पहला प्ले है फंक्शनल प्ले, दूसरा नाम है इसका लोकोमोटर प्ले, समटाइम्स कोल्ड लोकोमोटर प्ले, और सिंपलेस्ट लेवल है इन्फेंसी से ही शुरू हो जाता है। लोवेस्ट कॉग्निटिव लेवल ऑफ प्ले इन्वॉल्विंग रिपीटेटिव मस्कुलर मूवमेंट ऑल्सो कोल्ड लोकोमोटर प्ले। ये लाइन एज इट इज उठाई गई है PYQ में और पूछा गया कौन सा प्ले है, तो फंक्शनल प्ले। ठीक है, तो लोवेस्ट कॉग्निटिव लेवल ऑफ प्ले इन्वॉल्विंग रिपीटेटिव मस्कुलर मूवमेंट ऑल्सो कॉल्ड लोकोमोटर प्ले। नेक्स्ट आता है, जैसे सेकेंड लेवल पे कौन सा आ जाएगा आपका? सेकेंड कॉग्निटिव लेवल ऑफ प्ले इन्वॉल्व यूज ऑफ ऑब्जेक्ट मटेरियल टू मेक समथिंग ऑल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट प्ले। जैसे फंक्शनल प्ले का दूसरा नाम लोकोमोटर प्ले है ना, क्योंकि लोकोमोटर प्ले क्यों है? क्योंकि इसमें बार बार मस्कुलर मूवमेंट्स एक रिपीटेड प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, और कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है कि कंस्ट्रक्टिव प्ले में ऑब्जेक्ट का यूज होता है, मटेरियल का यूज होता है, जिससे आप कुछ नई चीजें बनाते हो। ठीक है, इसको हम ऑब्जेक्ट प्ले भी कहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव प्ले इज ऑब्जेक्ट प्ले, इज यूज ऑफ ऑब्जेक्ट और मटेरियल टू मेक समथिंग। ठीक है, तो आप इसमें ऑब्जेक्ट और मटेरियल का यूज करते हो कुछ भी बनाने के लिए, जैसे क्रेयॉन आपने यूज कर लिए और उससे आप ड्राइंग कर रहे हो।
Children spend an estimated 10 to 15% of their time playing with objects such as block, और 10 to 15% अपना टाइम जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ खेलने में लगा देते हैं, जैसे ब्लॉक्स वगैरह के साथ। थर्ड लेवल आता है विच स्मिलेंस्की कोल्ड ड्रामेटिक प्ले और प्रिटेंड प्ले। तो याद रखना, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि प्रिटेंड प्ले इन जो 4 लेवल है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये जो 4 गेम्स हैं, और इसमें 4 गेम्स में से एक प्रिटेंड प्ले भी है, और प्रिटेंड प्ले का दूसरा नाम है ड्रामेटिक प्ले। ठीक है, दोनों सेम है, प्रिटेंड और ड्रामेटिक प्ले बोथ आर सेम। और इसके बहुत सारे नाम है, प्रिटेंड प्ले, फैंटेसी प्ले, इमेजिनेटिव प्ले। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ये ड्रामेटिक प्ले बहुत ज़रूरी है, ये वाला प्ले याद रखना आपको। ड्रामेटिक प्ले का दूसरा नाम है प्रिटेंड प्ले, फैंटेसी प्ले और इमेजिनेटिव प्ले, सारे नाम सिमिलर है। Involve make-believe object, action or rules. It rests on some symbolic function which emerged during last part of second year. Although functional play and constructive play precede dramatic play in Smolenski hierarchy, these 3 types of play often occur at same age. तो इसने क्या बोला है, इसका एग्जाम्पल अभी हम आगे भी करेंगे। इसने बोला है कि प्ले इन्वॉल्विंग इमेजिनरी पीपल और सिचुएशन ऑल्सो कॉल्ड फैंटेसी प्ले, प्रिटेंड प्ले और इमेजिनेटिव प्ले। ड्रामेटिक प्ले में जो बच्चा है वो इमेजिनरी पीपल को इन्वॉल्व करता है, सिचुएशन बना लेता है इमेजिनरी, ठीक है, अपने आप से ही इमेजिनरी सिचुएशन बना के उनके साथ जब खेलते हैं तो उसको हम बोलते हैं फैंटेसी प्ले या प्रिटेंड प्ले, इमेजिनेटिव प्ले। और मेक बिलीव ऑब्जेक्ट और एक्शंस और रोल्स इन्वॉल्व करता है ये, और इट रेस्ट ऑन सिम्बॉलिक, और ये कब आता है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर में ये एमर्ज हो जाता है, सेकेंड ईयर के बिल्कुल लास्ट में। और जो फंक्शनल प्ले और कंस्ट्रक्टिव प्ले है वो ड्रामेटिक प्ले से पहले आते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल प्ले सबसे पहले, फिर कंस्ट्रक्टिव प्ले, फिर बाद में ड्रामेटिक प्ले। तो ये ऑर्डर वाइज है, ठीक है। नेक्स्ट आता है ड्रामेटिक प्ले पीक्स ड्यूरिंग प्री स्कूल ईयर, इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटीज। चिल्ड्रन बिकम मोर इन्वॉल्व इन, बाद में बच्चा जो है ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है फॉर्मल गेम्स विद रूल्स में, ऑर्गेनाइज्ड गेम विद नोन प्रोसीजर एंड पेनल्टीज सच एज हॉप्स कोच और मार्बल्स। फिर लास्ट जो स्टेज होती है ना प्ले की, वो होते हैं फॉर्मल गेम्स विद रूल्स, ऑर्गेनाइज्ड गेम विद नोन प्रोसीजर और पेनल्टीज। इसमें क्या होता है, नाम से पता चल रहा है फॉर्मल गेम्स, जिसमें भाई ऑर्गेनाइज्ड गेम होते हैं जिसमें रूल्स, प्रोसीजर, पेनल्टीज होते हैं, जैसे हॉप्स कोच हो गया, मार्बल्स हो गया। इसमें आपको प्रोसीजर पता होते हैं, इसमें पेनल्टीज पता होते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड गेम होता है, ठीक है। इसमें अभी आपको करना है, ड्रामेटिक प्ले इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ cognition, emotion, language, sensory, motor behavior. It may strengthen the development of dense connection in the brain and strengthen the later capacity for abstract thought. ठीक है। Social dimension of play, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसमें पैरेलल कंस्ट्रक्टिव प्ले, इसमें पैरेलल कंस्ट्रक्टिव प्ले है, ये टेबल इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये वाले टेबल इम्पोर्टेंट है। सोशल और नॉन सोशल प्ले एक बार इसमें देख लेते हैं, इसमें कुछ अगर इम्पोर्टेंट हुआ तो। ये याद रखना कि इन स्टडी ऑफ एज 4 ईयर ओल्ड पैरेलल कंस्ट्रक्टिव प्ले क्या होता है, जैसे दो बच्चे सेपरेट खेल रहे लेकिन एक साथ बैठ के खेल रहे, मतलब दो बच्चे बैठे हैं, वो अपना अलग गेम खेल रहे हैं, वो अलग अपना गेम खेल रहे हैं, तो दैट इज पैरेलल कंस्ट्रक्टिव प्ले। और बाकी ये टेबल देखते हैं। अनऑक्यूपाइड बिहेवियर, ऑनलुकर बिहेवियर, सॉलिटरी इंडिपेंडेंट बिहेवियर, पैरेलल बिहेवियर। सॉलिटरी का मतलब ही अलोन है, पैरेलल ऊपर हमने डिस्कस करा है, एसोसिएटिव प्ले एक साथ खेलते, कोऑपरेटिव और ऑर्गेनाइज सप्लीमेंट्री प्ले। सारे नाम से आप जो एक बारी आपको अगर इनका मतलब समझ आ गया तो आप डिस्क्रिप्शन भी अपने आप बना लोगे इनका। अनऑक्यूपाइड बिहेवियर की बात करें तो द चाइल्ड डज नॉट सीम टू बी प्लेइंग बट वॉचेस एनीथिंग ऑफ मोमेंटरी इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है, अनऑक्यूपाइड बिहेवियर का मतलब होता है कि बच्चा खेल तो नहीं रहा है लेकिन देख रहा है, ठीक है।
मोमेंटरी मूवमेंट्स को वो देख रहा है। तो चाइल्ड डज नॉट सीम टू बी प्लेइंग, बच्चा ऐसा नहीं लग रहा है कि वो खेल रहा है, सिर्फ वो देख रहा है, ठीक है। तो वो होता है अनऑक्यूपाइड बिहेवियर। ऑक्यूपाई नहीं कर रखा ना उसने अपने आप को गेम में, सिर्फ वो देख रहा है लेकिन खेल नहीं रहा है। Onlooker play होता है child spend most of the time watching other children play. The onlooker talks to them, asking question or making suggestion but does not enter into the play. ये भी इसी की तरह ही सेम है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ऑनलूकर प्ले में भी यही होता है कि बच्चा ज़्यादातर जो अपना टाइम है वो दूसरे बच्चों को देखने में व्यतीत कर देता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वॉचिंग अदर प्ले, दूसरों को खेलते हुए देखता रहता है और उनसे पूछता भी। ऑनलूकर जो होता है, जो देख रहा होता है, वो बात कर रहा होता है, क्वेश्चन पूछ रहा होता है, सजेशन भी देता है, लेकिन वो गेम में नहीं खेलता है, मतलब प्ले नहीं करता है वो। द ऑनलूकर इज डेफिनेटली ऑब्जर्विंग पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन रेदर देन एनीथिंग दैट हैपन टू बी एक्साइटिंग। सॉलिटरी इंडिपेंडेंट प्ले का मतलब होता है जो बच्चा अकेले ही खेल रहा होता है टॉय के साथ, डेट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज यूज्ड बाय नियर बाय चिल्ड्रन एंड मेक नो एफर्ट टू गेट क्लोज टू देम, और कोई एफर्ट नहीं बनाते वो दूसरों के साथ बॉन्डिंग बनाने में। पैरेलल प्ले की बात करें तो द चाइल्ड प्ले इंडिपेंडेंटली बट अमंग द अदर चिल्ड्रन। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं लेकिन बच्चे जब अपना अपना इंडिपेंडेंट गेम खेल रहे होते हैं तो दैट इज पैरेलल प्ले। एसोसिएटिव प्ले की बात करें तो द चिल्ड्रन प्ले विद अदर चिल्ड्रन, दे टॉक अबाउट देयर प्ले, बोरो एंड लेंड टॉयज, फॉलो वन अनदर, ट्राई टू कंट्रोल हु मे प्ले इन द ग्रुप। इसमें बच्चे दूसरे बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं, गेम्स के बारे में डिस्कस करते हैं वो, और अपने टॉयज बोरो और लेंड करते हैं, एक दूसरे को फॉलो करते हैं। All the children play similarly, if not identical. There is no division of labor and no organization around any goal. Each child acts as she wishes, is more interested in being with other children than in the activity itself. बच्चा यही दिखाता है कि हम बहुत खुश हैं एक्टिविटी में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव और ऑर्गेनाइज की बात करें तो चाइल्ड प्ले इन अ ग्रुप ऑर्गेनाइज्ड फॉर सम गोल। कोऑपरेटिव और ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जब बच्चा ग्रुप में खेल रहा होता है और टू मेक समथिंग प्ले अ फॉर्मल गेम, और इसमें फॉर्मल गेम होते हैं और सिचुएशन को ड्रामेटाइज करते हैं बच्चे। वन और टू चिल्ड्रन कंट्रोल हु बिलोंग्स टू द ग्रुप डायरेक्ट एक्टिविटी, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। रेटिसेंट प्ले होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पेरेंट्स अनऑक्यूपाइड और onlooker category is often a manifestation of shyness. रेटिसेंट का नाम से ही पता चल रहा है जो बहुत बहुत कम बोलता हो, तो ये कॉम्बिनेशन होता है अनऑक्यूपाइड और onlooker प्ले का कॉम्बिनेशन होता है रेटिसेंट प्ले। इसमें जो है शाइनेस बहुत ज़्यादा होती है। One kind of play that becomes more social during preschool years is dramatic play. हाउ जेंडर इन्फ्लुएंस प्ले, जेंडर कैसे इन्फ्लुएंस करता है। सेक्स सेग्रीगेशन जो है वो कॉमन है प्री स्कूलर में और आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा मिडिल चाइल्डहुड में। तो जेंडर सेग्रीगेशन का मतलब ये होता है कि टेंडेंसी टू सेलेक्ट प्लेमेट्स ऑफ वन ओन्स जेंडर, ठीक है। कल्चरल कल्चर कैसे इन्फ्लुएंस करता है प्ले को, तो कल्चरल वैल्यूज़ ही आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है पेरेंटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंटिंग में भी हम शायद टाइप्स पढ़ेंगे, अथॉरिटेटिव है इसमें, हाँ आगे आएंगे अभी। तो पेरेंटिंग पढ़ते हैं, या पेरेंटिंग हम नेक्स्ट उसमें वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तो अभी इसको डिस्कस कर लेना, इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में ये टॉपिक। तो मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।